हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी पिछले कुछ वीडियोस में मैंने काफ़ी सारी कार्स कवर की। मैंने एस क्रॉस, वेन्यू, हैरियर, ये सब कार्स मैंने कवर की थी पिछले वीडियोस में। और जब मैं एस क्रॉस का वीडियो बना रहा था, जब मैंने उसके टेस्ट ड्राइव का फीडबैक आपको दिया था उस वीडियो में, तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ एस्पेक्ट्स में अपनी खुद की कार के साथ कंपेयर किया था उसको। और मैंने ये नोटिस किया कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने पूछा कि एको स्पोर्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या मैं उसको रेकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी खुद की कार का रिव्यू करता हूँ। तो दिस विल बी लाइक अ लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। इस कार को मैंने खरीदा था 2018 में। दिस इज एन ऑटोमेटिक वेरिएंट टाइटेनियम प्लस। एंड मैं चाहता हूँ कि इस कार का एक कंप्लीट वॉक अराउंड वीडियो विद इट्स फीचर्स, विद इट्स पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, पूरी चीज को मैं कवर करके मैं आपको बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आपको एको स्पोर्ट खरीदनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। सो विद दैट लेट्स गेट गोइंग। तो गाइस बात करते हैं कि ये गाड़ी शुरू कहाँ से हुई। ब्राज़ील में 2002 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। और आप देखेंगे कि इसका जो एक्सटीरियर लुक है वो काफ़ी डिफरेंट लगा करता था कंपेयर टू आज के मॉडल्स से। इसका इंटीरियर जो है वो भी बहुत डिफरेंट है, जो आप देखेंगे आज के मॉडल्स में दिखता है। बाद में जब इसको इंडिया में लॉन्च किया गया उस वक्त इसका फेसलिफ्ट मॉडल चल रहा था मार्केट में, और लोगों ने इसका बोल्ड जो लुक है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी प्रैक्टिकलिटी को काफ़ी पसंद किया। इसने सब 4 मीटर कैटेगरी को इंडिया में शुरू किया था। इसको पेट्रोल, डीजल, एविटार में लॉन्च किया गया और इको बूस्ट इंजन भी उस वक्त आता था। इसका जो इंटीरियर्स थे वो भी काफ़ी क्वर्की मैं बोलूँगा, काफ़ी डिफरेंट से इंटीरियर्स हुआ करते थे। मुझे लगता है कि सेंटर कंसोल थोड़ा ज़्यादा बिजी लगता था विद लॉट्स ऑफ बटन्स, पर लोगों को बहुत पसंद आया इसके इंटीरियर भी। 2017 में इसको एक और फेसलिफ्ट मिला, जहाँ पे इसका जो फ्रंट ग्रिल था उसको काफ़ी बोल्ड कर दिया गया, जो इसका बम्पर था उसको भी रीडिज़ाइन किया गया, और जो इसके फॉग लैम्प्स थे वो भी डिफरेंट प्रोवाइड किए गए इस पर्टिकुलर मॉडल में। और सबसे बड़ा जो चेंज आया इस पर्टिकुलर वेरिएंट में वो था इसके इंटीरियर्स, जो कि मैसिवली अपडेट किए गए थे प्रीवियस जनरेशन से। बहुत ही एक अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया। इसका जो सेंटर कंसोल है उसको काफ़ी रीडिज़ाइन करके एक स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, और इट स्टार्टेड टू लुक मच नाइसर, मच प्रीमियम कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। तो मैं बोलूँगा कि इट वॉज अ मच अवेटेड फेसलिफ्ट फॉर एको स्पोर्ट। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या था 2018 में, बात करते हैं उसके बारे में। मुझे पहली चीज़ तो एक हैचबैक से अपग्रेड करना था। मुझे एक कार चाहिए थी सब 4 मीटर कैटेगरी में, बिकॉज मुंबई में ट्रैफिक में चलाना डिफ़िकल्ट होता है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स चाहिए था, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए था, और मुझे अच्छा एक इंजन चाहिए था जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें सोच के मैंने 3 गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट की, ब्रेजा, नेक्सॉन और एको स्पोर्ट, क्योंकि ये इन्हीं 3 गाड़ियों में ऑटोमेटिक अवेलेबल था। WRV में उस टाइम पे नहीं था। अब मेरा बहुत मन था नेक्सॉन खरीदने का। आई वॉज रेडी टू बाई इट एंड आई जस्ट कुडेंट बिकॉज ऑफ दैट AMT गियर बॉक्स। हर एक चीज़ अच्छी लगी एक्सेप्ट फॉर दैट गियर बॉक्स विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। एको स्पोर्ट मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। एक प्रीमियम गाड़ी मुझे फील होती थी उसके इंटीरियर से, उसका यूजेबिलिटी अच्छी थी, इंजन अच्छा था, और एंड मोस्ट ऑफ ऑल उसका जो गियर बॉक्स था वो बहुत ही अच्छा था। टॉर्क कन्वर्टर इज़ मच बेटर कंपेयर टू एन AMT। अब ये इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या क्या प्रोज और कॉन्स थे बाकी दोनों गाड़ियों के, बट ओवरऑल मुझे एटलीस्ट एको स्पोर्ट काफ़ी अच्छी लगी। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ख़रीदूँगा, और नवंबर 2018 में आई वेंट अहेड एंड परचेज्ड दिस कार। तो बात करते हैं इसके एक्सटीरियर्स की पहले, कि आपको बाहर से ये गाड़ी दिखने में कैसी लगती है। तो इसके अगर मैं फ्रंट की बात करूँ आपको, तो फ्रंट में आपको पहले बात करते हैं इसके हेडलाइट सेटअप की। तो आपको यहाँ मिल जाता है एक प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप। यहाँ पे आपको LED DRL मिलते हैं, और साइड में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसमें जो भी बल्ब्स इसमें यूज़ हुए हैं वो LEDs नहीं है, नॉर्मल आपके हेलोजन लैम्प्स मिलते हैं। और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है आके फॉग लैम्प्स, और कुछ एडिशंस में आपको ब्लैक सराउंड मिलता है। इस वाले में सिर्फ आपको वाइट पर्टिकुलरली मिलता है। आपका जो ग्रिल है वो काफ़ी बोल्ड आपको दिखता है, और इट गिव्स अ वेरी बुच स्टैंस टू एको स्पोर्ट। यहाँ पे आपको 4K बैजिंग मिल जाएगी, और नीचे की तरफ आपको सॉर्ट ऑफ एक फेक स्किड प्लेट दी होती है एक ऑफ रोड अपीयरेंस देने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं इसके व्हील्स की बात करूँ तो 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि मशीन कट होते हैं। डायमंड कट आपको इस वाले में नहीं मिलते हैं। और जो इसके टायर की प्रोफाइल की बात करूँ तो वो 205/60 R16 प्रोफाइल के टायर्स होते हैं। यहाँ व्हील आर्चेस आपको नहीं मिलेंगे। बॉडी क्लैडिंग आपको मिलती है नीचे साइड में। इसके जो ORVMs हैं उसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ ये एक ब्लैक प्लास्टिक मिल जाता है थोड़ा सा एक अच्छा लुक देने के लिए, और नीचे की तरफ आपको मिलते हैं पडल लैंप्स, जो कि इल्यूमिनेट कर देते हैं आपके ग्राउंड को जब भी आप डोर्स अनलॉक करते हैं।
इसके अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। जैसे इसमें आप अपना हाथ डालते हैं वैसे ही ये अनलॉक हो जाती है कार। और अगर आपको कार को लॉक करना हो तो यू जस्ट नीड टू स्वाइप योर थंब ऑन टॉप ऑफ इट एंड आपका ये कार लॉक हो जाती है वापस से। पीछे की तरफ आपको स्पेयर ये व्हील मिल जाता है और आपको ये अलॉय मिलता है और आपको एक सेफ्टी नेट भी दिया होता है आप कि ताकि कोई आपकी व्हील चोरी ना कर सके। आपको ऊपर की तरफ ब्रेक लाइट्स मिलते हैं, रियर वाइपर्स मिलते हैं। आपको फिर जो टेल लैंप्स हैं वो नॉर्मल टेल लैंप्स हैं, एलईडी टेल लैंप्स आपको नहीं मिलते हैं इसमें। नीचे की तरफ आपको मिल जाती है फोर्ड और इकोस्पोर्ट की बैजिंग। राइट साइड में आप देखेंगे तो टाइटेनियम की बैजिंग आपको मिल जाएगी। अब अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो आपके यहाँ पे बम्पर है, आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, रियर्स आपको पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पे पार्किंग कैमरा आपको दिया हुआ है जो कि थोड़ा लो प्लेस्ड रहता है। तो जहाँ तक बूट स्पेस की बात है, कुछ 350 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है और इसकी जो फ्लोर है वो एडजस्टेबल होती है, तो डिफरेंट लेवल्स पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आपको दो सेटिंग्स आपको मिलती हैं, एक करके आप उसको ऊपर आप रख सकते हैं। मान लीजिए आपको नीचे थोड़ा सा स्पेस चाहिए कुछ सामान रखने के लिए तो आप इसको एक स्टेप ऊपर, और अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखेंगे तो आपकी जो सीट्स फोल्ड होती हैं उनके साथ फ्लश ये मर्ज हो जाता है ये फ्लोर, गिविंग यू अ कंप्लीट फ्लैट फ्लोर जहाँ पे आप काफ़ी सारा सामान आप इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। और आपकी सामने की तरफ आपको सीट्स मिलती हैं 60-40 स्प्लिट में, दैट इज़ ऑल्सो यूजेबल। एक बार आप ये पीछे से शॉट देख लीजिए कि कैसा दिखता है। अब इसके अगर मैं रियर स्पेस की बात करूँ तो जो आपके जो डोर प्लास्टिक मटेरियल है वो तो हार्ड मिलता है, आपको ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल है, विंडो कंट्रोल्स हैं। अगेन ये जो प्लास्टिक मटेरियल है मुझे लगता है कि थोड़ा और बेटर हो सकता था इसका जो क्वालिटी है। ये नीचे की तरफ आपको स्पीकर सेटअप है। अब अगर मैं इसके सीट्स की बात करूं जो क्रिएचर कंफर्ट्स होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता है एक साइड में। आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है जो कि थोड़ा ऑड पोजीशन में है। बाकी जहाँ तक सीट के कंफर्ट की बात है दैट इज़ डिसेंट आई विल से। लेदर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहते हैं। सेंटर में आपको कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता और नीचे आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें दो आपके कप होल्डर्स रहते हैं। अब अगर इन सीट्स पे मैं आपको बैठ के दिखाऊं तो जो रियर सीट स्पेस है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली बेस्ट इन सेगमेंट। आई मीन ये ठीक ठाक है, 4 लोगों के लिए डेफिनेटली यूजेबल है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट। जो नी रूम है वो ठीक ठाक है, ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है ऑलरेडी और मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। यहाँ पे आपको कोई हैंडल नहीं मिलता है टॉप पे। जो हेड रूम है वो ठीक ठाक है, आपको डोम लाइट्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ। और यहाँ पे आपका सेंटर कंसोल है, यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। देयर इज़ नो एसी वेंट्स, कोई यूएसबी स्लॉट नहीं है। जो चार्जिंग स्लॉट वो मैंने आपको दिखाया ही। प्लस अगर मैं नीचे की बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक सेंटर हम्प मिलता है विच इज़ नॉट वेरी इंट्रूसिव, बट प्रॉब्लम इज़ दैट द विड्थ ऑफ द कैबिन इज़ नॉट दैट मच। तो 3 लोगों का बैठना थोड़ा टाइट हो जाएगा। ये जो रियर सीट है ये बेस्ट होगी 2 लोगों के बैठने के लिए। अब बात करते हैं आगे की। तो ये अगेन ये जो हैंडल है आप उसमें जैसे ही हाथ डालते हैं वैसे ये अनलॉक हो जाता है, यू कैन एक्सेस दैट वे। ये जो डोर प्लास्टिक की क्वालिटी है अगेन इट्स ऑन द हार्डर साइड। यहाँ पे कुछ आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे विंडोज़ के और ORVMs के। बाकी नीचे की तरफ आपको डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं जो कि डिसेंट साइज़ हैं। काफ़ी सारा सामान आप उस इन डोर पॉकेट्स में आप रख सकते हो। फिर कमिंग टू द डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको मिल जाता है, आपके हेडलाइट लेवलर मिल जाएंगे, फॉग लाइट से कंट्रोल मिल जाएंगे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको ये बूट हुड ओपन करने का बटन है और यहाँ भी जो प्लास्टिक्स हैं वो थोड़े बेटर हो सकते थे डेफिनेटली। यहाँ पे आपको AC वेंट दिया हुआ है और एक बार आप नीचे का स्पेस देख लीजिए। यहाँ तक सीट्स की बात है, कंफर्टेबल काफ़ी रहते हैं। इसमें मैनुअल एडजस्ट आपको मिलता है, इलेक्ट्रिक एडजस्ट इस प्राइस पॉइंट में तो कोई भी कार आपको ऑफर नहीं करती है। आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी अच्छा फील होता है होल्ड करने में और आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको MID में मेन्यू नेविगेट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं इसमें, चेक कर सकते हैं डिटेल्स लाइक आपका स्पीड, आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी और आप कुछ सेटिंग्स भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं जो आपको दी हुई हैं। ओवरऑल आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लीजिए। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है, आपका फ्यूल गेज और टेम्परेचर मीटर आपके बीच में आपको दिया हुआ है। ओवरऑल इट्स अ प्लेन लुकिंग यूनिट, कैन बी बेटर।
अब राइट साइड में आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, कॉल पिकअप और डिस्कनेक्ट करने के आपके बटन्स आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड भी आप दे सकते हैं इन केस यू वांट टू यूज़ द वॉइस कमांड टू डायल समवन, आप वो कर सकते हैं। आपके नीचे की तरफ आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे विच वर्क्स क्वाइट वेल इन दिस कार। मुझे कोई इशू नहीं फील हुआ आज तक क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने में। बीच में आपका ये हॉर्न पैड है। फिर आपको लेफ्ट साइड में आपके वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं बोथ फॉर फ्रंट एंड रियर। आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स अवेलेबल रहते हैं और आपके हेडलैम्प्स भी ऑटोमेटिक हैं यहाँ पे आपकी सेंटर जो स्क्रीन है, दिस इज़ अ वेरी गुड इंफोटेनमेंट सिस्टम दैट फोर्ड प्रोवाइडेड एंड बैक इन 2018 आई कैन टेल यू इससे बेटर कुछ अवेलेबल नहीं था। आपको फिजिकल नॉब्स और फिजिकल बटन्स भी दिए होते हैं यूज़ करने के लिए एंड ओवरऑल जो इसकी यूजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इट कम्स विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड सिंक 3 सिस्टम है ये, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। एटलीस्ट मुझे कोई भी इशू फील नहीं हुआ, कभी कोई लैगी बिट्स नहीं रहे इस पर्टिकुलर सिस्टम में। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड सिस्टम टू यूज़, आई विल से। यहाँ पे आपके एसी वेंट्स हैं एंड द एसी इन दिस कार वर्क्स परफेक्टली वेल। गर्मी के मौसम में ये बहुत जल्दी केबिन को ठंडा कर देता है, कभी भी मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ। तो आपको ऑटोमेटिक ऐसे आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे और आपके फिजिकल नॉब्स हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। नीचे की तरफ आपको USB स्लॉट्स मिल जाते हैं और राइट साइड में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सेंटर जो ड्राइव मोड सेलेक्टर है वो मिल जाता है, जिसमें कि आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट है 12 वोल्ट का। बाकी यहाँ पे जो स्टोरेज स्पेसेस है वो भी आपको काफ़ी सारे दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पीछे एक आप कॉइन प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे। ये आपका ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक है और यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है। इट्स नॉट अ कूल्ड कंपार्टमेंट, इट्स अ नॉर्मल स्टोरेज स्पेस जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। आई कैन ईजिली कम इन टू अ डिसेंट ड्राइविंग पोजीशन। मैं अपना सीट एडजस्ट कर सकता हूँ। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी एडजस्टेबल होता है, तो फॉर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक सेटिंग वो मैं चेंज कर सकता हूँ एंड आई कैन डिसाइड द परफेक्ट पोजीशन फॉर मी टू सिट इन दिस कार। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऐसे एक पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे मिल जाता है। उसके नीचे थोड़ा सा एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है जहाँ आप अपने मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। और जो ग्लव कंपार्टमेंट है दैट इज़ नॉट द बेस्ट इन सेगमेंट। आई मीन ऑफ कोर्स ये थोड़ा बड़ा हो सकता था, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कीप मच स्टफ हियर इन दिस पर्टिकुलर ग्लव बॉक्स। ऊपर की तरफ आप डैशबोर्ड की क्वालिटी देख लीजिए। दिस इज़ डेफिनेटली हार्ड प्लास्टिक और मैं इस सेगमेंट में सॉफ्ट प्लास्टिक्स तो एक्सपेक्ट नहीं करता। जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी बड़ा है और डेफिनेटली एक प्रॉब्लम तो होता है कि मतलब आपको एक तो ये थिक A+ दिए हुए हैं जो कि थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं, और जो लेफ़्ट बोनट है वो भी उतना विजिबल नहीं होता है। तो आपको कभी कभी ड्राइव करने में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है इनिशियली आपको। अगर आप एक हैचबैक से अपग्रेड कर रहे हैं थोड़ा टाइम लगता है यूज़ टू होने में। आपका जो IRVM है वो ऑटोमेटिक डिमिंग है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो कि काफ़ी काम भी आता है रात में ड्राइविंग करने के लिए। ऊपर की तरफ आपको ये लाइट्स दी हुई हैं और यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर दिया हुआ है जहाँ पे अपने सनग्लास आप प्लेस कर सकते हैं। जहाँ तक इसके सनवाइज़र की बात है, ड्राइवर साइड में कोई वैनिटी मिरर, कोई लैंप आपको नहीं दिया होता है। जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे आपको वैनिटी मिरर और लैंप दोनों प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। आपका की फॉब है और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। सिर्फ लॉक और अनलॉक का आपको फीचर मिलता है। यहाँ पे आपको पोर्ट की बैजिंग मिल जाएगी इस साइड पे। तो दिस की फॉब, इसको अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द कार। आई मीन इसमें आपका पार्क मोड पे ऑलरेडी कार है एंड इसमें आपका क्लच तो होता नहीं है। सो आई जस्ट हैव टू प्रेस द ब्रेक, आई हैव टू स्टार्ट द कार एंड इसको मैं अब चूज़ करूँगा ड्राइव मोड पे। जहाँ तक वाइब्रेशंस की बात है, दिस इज़ अ पेट्रोल इंजन, सो डेफिनेटली उतने वाइब्रेशंस आपको स्टीयरिंग पे फील नहीं होते, ना ही आपको गियर लीवर पे फील होंगे। ओवरऑल इट्स अ वेरी रिफाइंड कार इज़ व्हाट आई कैन से। एंड जो उसका स्टीयरिंग है वो भी लाइक आई वोंट से इट्स हैवी बट इट्स क्वाइट प्रिसाइज इन ड्राइविंग। सो आई पुट इट इन ड्राइव मोड नाउ एंड द कार स्टार्ट्स क्रॉलिंग ऑन इट्स ओन। And lower RPMs में you can't hear much of the engine, it's quite refined in that way. But overall आपको जो NVH है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें। Only when I start pushing it, then you will start hearing that engine.
क्वाइट इजी टू मैन्यूवर, आपको यू टर्न लेने में इतने प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आते हैं। और स्पेशली जो स्टीयरिंग है दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस कार। आई मीन ओवरऑल इसका जो प्रिसीजन है, जो हैंडलिंग है, दैट इज़ लाइक अनमैच्ड इन द सेगमेंट। आई मीन दिस कार इज क्वाइट, आई कैन से इवन दो इसका फेसलिफ्ट आया 2017 में, स्टिल जो इसका जो बैकबोन है दैट इज क्वाइट ओल्ड, 2013 में आया हुआ था। स्टिल इसका जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है दैट इज अनमैच्ड इन द सेगमेंट। अब देखिए इसको चलाने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं इसको हल्के पैडल पे चला सकता हूँ, जो इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है दैट इज अ टॉर्क कन्वर्टर यूनिट जो कि 6 स्पीड है। और मैं भी इसको लाइट फुट पे चला रहा हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग एनी प्रॉब्लम एट ऑल विद द गियर शिफ्टिंग। दे आर हैपनिंग ऑन देयर ओन, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट। But let's say I want to push this a little bit. So अब अचानक से अगर मैं इसका एक्सीलरेटर दबा देता हूँ, then you feel that slight lag, एक हल्का सा एक छोटा सा एक लैग होता है जो कि सर्ज आने में टाइम लगता है थोड़ा सा। अब इसका अगर मैं स्पोर्ट्स मोड सेलेक्ट करूँ, आपको यहाँ पे 2 मोड दिए रहते हैं, एक होता है आपका ड्राइव मोड, एक होता है आपका स्पोर्ट्स मोड। अगर इसको मैं अभी स्पोर्ट्स मोड पे सेट कर दूँ, इंस्टेंटली आप फील कर सकते हैं कि जो इंजन है वो ज़्यादा लाइवली हो जाता है। इट होल्ड्स ऑन टू द रेव्स अ लिटिल लॉन्गर, काफ़ी पंची फील होता है। ड्राइविंग बिकम्स अ लॉट मोर इंजॉयबल इन स्पोर्ट्स मोड आज से। अगर आप नॉर्मली सिटी मैन्यूवर कर रहे हैं देन द नॉर्मल ड्राइव मोड इज एडिक्वेट, बट यस अगर आप इसको पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप इस कार को फुल्ली, तो आप इसको स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। इंस्टेंटली आप फील कर सकते हैं कि वो एक सर्ज आ जाता है और उसका जो ग्रंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। इवन दो इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन, इसका जो ओवरऑल जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसमें एक चीज़ और मुझे मिलती है, वो होते हैं इसके पैडल शिफ्टर्स। आई मीन यहाँ पे जो कि आपको बाकी कार्स में पहले तो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, अब वेन्यू के साथ धीरे धीरे ये आने शुरू हुए हैं। यहाँ पे आपके प्लस और माइनस के 2 सिंबल रहते हैं, तो प्लस से आप एक अपर गियर में जा सकते हैं और माइनस से आप एक गियर नीचे जा सकते हैं। इसका यहाँ तक सस्पेंशन सेटअप की बात है, वो थोड़ा हार्ड साइड में होता है, तो उसका बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं। अब जैसे अभी हम लोग एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलेंगे तो डेफिनेटली जो स्पीड ब्रेकर है वो फील होता है बिकॉज इसका सस्पेंशन हार्ड है। बेनिफिट यहाँ पे होता है कि जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी होती है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। आई मीन आप कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि कार आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है या फिर इट्स मूविंग अ लॉट ऑन द हाईवेज, वो सब आपको फील नहीं होता है एक हार्ड सस्पेंशन सेटअप में। तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ हैविंग सच अ सेटअप। एंड डेफिनेटली जो प्रीवियस जनरेशन EcoSport था उसका सस्पेंशन और भी ज़्यादा हार्ड हुआ करता था। करंट जनरेशन में इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया है, सो ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है इट्स इम्प्रूव्ड स्लाइटली कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। हमने अभी एक पूरा वॉक अराउंड की वीडियो किया अपने कार के अराउंड, आपको दिखाया मैंने कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कैसा कंफर्ट है उसका, और मैंने टेस्ट ड्राइव भी करके आपको दिखाया कि चलाने में गाड़ी कैसे फील होती है, क्योंकि मेरा खुद का ओनरशिप रहा है 1.5 ईयर्स का। सो ओवरऑल मैं आपको एक अच्छा ओपिनियन दे सकता हूँ कि ये चलाने में कैसी फील होती है डे इन डे आउट। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स की। अब जहाँ तक क्योंकि मेरी कार है तो ऐसा नहीं कि इसमें नेगेटिव्स नहीं होंगे, ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिव्स हैं जो कि मुझे फील होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। पहला नेगेटिव जो मुझे फील होता है वो है इसका साइडवेज ओपनिंग टेल गेट। अब कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, डेफिनेटली अगर मैं विजुअली बोलूंगा वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट यूजेबिलिटी उसकी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। अगर आप टाइट पार्किंग स्पेसेस में आपने अपनी कार पार्क की हुई है तो पिछली कार में वो लग सकता है, या फिर अगर एक वॉल है उसमें वो लगने के चांसेस रहते हैं, और उस स्पेयर व्हील की वजह से उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली दैट इज़ अ नेगेटिव इन माय ओपिनियन। फिर बात करते हैं इसके रियर सीट कंफर्ट की। ये जो रियर सीट कंफर्ट है ये 2 लोगों के लिए बेस्ट है, 3 लोगों के लिए थोड़ा टाइट फिट हो जाता है, क्योंकि जो इसका नी रूम है वो लिमिटेड है। अभी मैंने जो सीट है वो पूरी पीछे की हुई है, तो उतना कोई अगर 6 फुट 4 इंच या 5 इंच का कोई बंदा होगा, अगर वो बैठेगा अपने सीटिंग पोजीशन के हिसाब से, तो पीछे वाले के लिए कोई जगह नहीं बचती है इसमें। तो दैट इज वन पॉइंट। सेकंड इज द विड्थ ऑफ द इंटायर रियर सीट, वो थोड़ी सी कम है। आई मीन अगर आप कंपेयर करेंगे इसको दूसरी कार से, जैसे कि ब्रेजा या नेक्सॉन, इज जस्ट अबाउट अ फ्यू सेंटीमीटर्स, बट स्टिल दैट मैटर्स अ लॉट। आई मीन 3 लोगों के लिए एक टाइट फिट हो जाता है यहाँ पे।
फिर आपकी जहाँ तक क्रिएचर कंफर्ट्स की बात होती है, रियर सीट ऑक्यूपेंट्स के लिए आपको यहाँ पे कोई एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, एंड जो चार्जिंग सॉकेट है वो भी एक्सट्रीम राइट में रहता है, मतलब वो आपके काफ़ी विजिबल नहीं रहता है, तो यूजेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो इसके लिए डेफिनेटली कुछ यहाँ पे किया जा सकता था। वाइल इसका जो एसी है दैट इज़ क्वाइट नाइस, आई विल से कभी भी गर्मी के मौसम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट रियर एसी वेंट्स का होना हमेशा एक एडवांटेज होता है। इसका जो दूसरा नेगेटिव मैं बोलूँगा, इसका जो आर्म रेस्ट है यूजेबल है, बट अगर ये स्लाइड हो सकता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी आर्म उतने अच्छे से आएगा, आई एम नॉट एबल टू यूज इट दैट वेल, आई विल से। तो वो एक मैं बोल सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अनदर थिंग विच आई हेट द मोस्ट इज इट्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी प्लेन लुकिंग है। जो बाद में एडिशंस आए थे आपके EcoSport के, उसमें कुछ उन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए थे, उन्होंने कुछ क्रोम रिंग्स ऐड कर दी थी, जो बीच का स्क्रीन है वो भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। बट अदरवाइज जो वेरिएंट मेरे पास है, जो मॉडल मेरे पास है, उसमें ये काफ़ी प्लेन लुकिंग है। दिस लुक्स रियली बैड, आई विल से। दे कुड हैव डन अ मच बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स डिज़ाइन। एक और जो नेगेटिव है वो है आपका ये जो सनवाइजर है, यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर लैम्प कुछ भी नहीं मिलता है, वाइल दूसरी साइड पे आपको मिलता है, इस साइड पे भी आई फील मिलना चाहिए था। नेक्स्ट इज जो ए पिलर की बात मैंने पहले भी की थी, काफ़ी थिक ए पिलर होता है, और आपको कुछ कई बार पूरे इंसान और कहूँगा मोटरसाइकिल भी इसके पीछे गायब हो जाती है। तो टर्न्स लेने में आपको डेफिनेटली काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि आप पहले बाएं देखें फिर दाएं देखें, तो ये एक ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी बड़ा सा एक क्रिएट कर देता है। और लास्टली आपका जो बोनेट है वो विजिबल नहीं होता, जो लेफ्ट साइड बोनेट है दैट कुड हैव बीन मोर विजिबल, आई विल से। अदरवाइज आई विल से माई एक्सपीरियंस हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव विद दिस कार ओवरऑल, बट ये कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो कि बेटर हो सकते थे इन माई ओपिनियन। अब एक और जो चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ फोर्ड के बारे में और EcoSport के बारे में आज की डेट में, प्रॉब्लम ये है कि जो भी मैंने आपको फीचर्स दिखाए, मैं गारंटी नहीं कर सकता कि आपको वो सारे फीचर्स आज भी मिलेंगे, बिकॉज फोर्ड काफ़ी सारे फीचर्स डिलीट करता रहता है। आई मीन जब भी आप खरीदने जाएंगे आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि ओह ये फीचर शायद नहीं है, ओह ये एडिशन हो गया है, एंड दैट इज़ नॉट राइट। आई मीन आज की डेट में अगर आप सेम ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीदने जाएंगे, आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब नहीं मिलेगा। आपको जो बूट स्पेस में मैंने कार्गो मैनेजमेंट दिखाया वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें फोर्ड साइलेंटली डिलीट कर देता है बिना बताए, एंड इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस फॉर एनी पोटेंशियल बायर। एंड ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब मैंने ये कार ली थी मुझे टोटल वैल्यू फॉर मनी लगती थी, मैंने 13 lakhs में इस कार को परचेज़ किया था विद वारंटी, विद 4th 5th ईयर वारंटी, एंड मुझे लगता है कि वो ये काफ़ी अच्छा परचेज़ था मेरे लिए। बट मुझे आपको बोलना कि आज की डेट में आपको सेम कार खरीदनी चाहिए, वेल इट टोटली डिपेंड्स। हमको मैं कभी ना कभी एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं जितने भी सब 4 मीटर कैटेगरी में कार्स उनको कंपेयर करके आपको एक फीडबैक दूंगा कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, पर वो किसी और वीडियो के लिए। होपफुली इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग गया होगा EcoSport के बारे में, और डिसीजन लेने में आसानी होगी कि ये कार आपके लिए है कि नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू, बाय।